International students. International students. International students. International students. International students. International students are marching in protest. हाँ जी, तो थोड़े दिन पहले हम लोगों ने इस वीडियो में बात की थी कि आज की डेट में कनाडा के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2.8 मिलियन टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं, और अगर हम रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स को हटा दें तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और वर्क परमिट होल्डर्स को मिला के अप्रोक्सीमेटली 2.4 मिलियन टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं, और उनमें से 70,000 पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होल्डर्स ऐसे हैं जिनका वर्क परमिट 2024 या फिर 2025 में एक्सपायर होने वाला है, और उनकी पीआर का अभी कोई अता पता नहीं और फ्यूचर में भी कोई स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से कनाडा के अलग अलग पार्ट्स में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो वर्क परमिट होल्डर्स हैं, वो स्ट्राइक्स कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर रैलीज वगैरह निकाल रहे हैं। अब यार इनमें से कुछ वीडियोस हैं ब्रिटिश कोलंबिया की, कुछ है ब्रैम्पटन ओंटारियो की, कुछ है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की। अब ये जितनी भी प्रोटेस्ट वगैरह चल रही हैं उसमें अलग अलग तरीके की डिमांड्स हैं, जैसे कि LMIA की एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए या फिर कनाडा की पीआर जो आजकल बहुत ज्यादा मुश्किल हो रखी है उसको थोड़ा सा ईजी किया जाए, जो पॉलिसीज वगैरह थोड़ी सी लीनियंट की जाए। लेकिन इसमें से एक मेजर डिमांड ये है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है उसकी स्टूडेंट्स को फेयर रूल्स के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन दी जाए। अब ये कहाँ से आ रहा है? अगर आप लोगों को याद होगा कि 2-2.5 साल पहले कनेडियन गवर्नमेंट ने मतलब IRCC ने एक टेम्परेरी पॉलिसी निकाली थी कि भाई कनाडा के अंदर जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होल्डर्स हैं, अगर उनका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है तो वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नहीं, मेरे ख्याल से सभी को जिनका एक्सपायर हो रहा था, जिन्होंने अप्लाई किया था, उनको 1.5 साल की एक्सटेंशन मिल गई थी। मतलब 18 महीनों के लिए उनका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सटेंड हो गया था। तो जितने भी लोग कनाडा में 1 साल की पढ़ाई करने के लिए आए थे, जिनके पास 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट था, उनको 1.5 साल का और मिल गया, तो टोटल 2.5 साल का हो गया। उसके अलावा जिनके पास 3 साल का अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट था, उनको 1.5 साल का और मिल गया, उनको 4.5 साल का हो गया वर्क परमिट। तो जितने भी लोग जिनके पॉइंट्स थोड़े से कम पड़ रहे थे, लाइक 495 थे, 490 थे, 485 के आसपास थे, 500 थे, तो उन्होंने 1 साल और कनेडियन एक्सपीरियंस अपना गेन किया और उनका थोड़ा सा CRS स्कोर और बढ़ गया, और काफी सारे लोगों को अपनी पीआर मिल गई जस्ट बिकॉज उनका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सटेंड कर दिया गया था इस टेम्परेरी पॉलिसी के अंडर। इसके अलावा ये प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स वगैरह का एक और रीजन ये है कि 2020, 21, 22 उस टाइम पे जितने भी लोग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आए थे, उस टाइम के हिसाब से अपनी प्लानिंग करके आए थे कि भी जो CRS स्कोर है वो 470 आता है, 475 आता है, 490, 495 तक आता है। तो उस हिसाब से वो पॉइंट्स वगैरह कैलकुलेट करके आए थे कि भी कनाडा जा रहा हूँ, 2 साल पढ़ाई करूंगा, 1 साल का या फिर 3 साल का जो भी वर्क परमिट मेरे को मिलेगा, कनाडा के अंदर एक जॉब कर लूंगा तो इतना मेरा स्कोर हो जाएगा और मेरे को पीआर मिल जाएगी और मैं बन जाऊंगा पक्का कनाडा वाला। या फिर काफी सारे लोग अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर गए थे, जैसे कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कॉशिया, न्यू ब्रुंसविक, मैनिटोबा, अल्बर्टा के भी इस प्रोविंस के अंदर ये पर्टिकुलर रूल है, इस हिसाब से मेरे को PNP मिल जाएगी और इवेंचुअली मेरे को पीआर मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला, 2023 आया, 2024 आया, बहुत सारी पॉलिसीज के अंदर चेंजेस आए, दुनिया एकदम बदल गई, पता नहीं क्या ही हो गया। जो CRS स्कोर है वो 530, 535, 540 तक जा रहा है। प्रोविंसेस ने भी अपनी जो पॉलिसीज हैं, अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है PNP देने के लिए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल नोवा स्कॉशिया के अंदर क्या हुआ कि वो जो फूड सेक्टर या फिर अगर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर काम करते हो तो आप अपनी PNP नहीं ले सकते। PEI के अंदर भी ऐसा ही कुछ सीन हुआ है, न्यू ब्रुंसविक के अंदर भी सिमिलर सा सीन हुआ है, सस्कैचुआन, मैनिटोबा, अल्बर्टा, हर जगह रूल्स वगैरह चेंज हुए हैं। तो जो लोग प्लान करके वहां पे मूव हुए थे कि यहाँ पे हमें आसानी से PNP मिल जाएगी, तो उनके भी सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया कि भाई PNP होगी कैसे, पीआर होगी कैसे। मेन मुद्दा यही है, प्रोटेस्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर पहले लोगों का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सटेंड कर दिया गया था तो हमारा क्यों नहीं किया जा रहा है अब, जबकि हमने सेम टाइम स्पेंड किया कनाडा के अंदर, सेम फीस डिपॉजिट किया, उतनी ही मेहनत की है, तो इतना अनफेयर हिसाब किताब क्यों है। उसके ऊपर से पहले लोग अलग अलग प्रोविंसेस में मूव होकर आराम से अपनी PNP ले लेते थे। कोई अल्बर्टा जा रहा है, कोई नोवा स्कॉशिया जा रहा है, कोई न्यू ब्रुंसविक, कोई सस्कैचुआन, कोई प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स में जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो कोई स्किल्ड जॉब करते थे या फिर किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर कोई अपनी जॉब करते थे। कोई होटल के अंदर कोई नॉर्मल सी जॉब कर रहा है, कोई टिम हॉर्टन्स पे लगा हुआ है, कोई मैकडॉनल्ड्स पे काम कर रहा है, कोई गैस स्टेशन पे मैनेजर बन गया। तो लोगों ने नॉर्मल सर्वाइवल जॉब्स करके इन प्रोविंसेस के अंदर अपनी PNP ली है, फिर पीआर ले ली, अब कनाडा के अंदर सेटल्ड हैं। तो हमें क्यों नहीं PNP लेने दी जा रही है? ऐसा अनफेयर हिसाब किताब क्यों है? अब वैसे देखा जाए, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए,
जाए उस हिसाब से तो यार मैं भी कनाडा जब 2018 में आया था ये सोच के आया था कि कनाडा के अंदर जो घर होते हैं वो तो काफ़ी सस्ते होते हैं, 5 लाख के अंदर एक डिटैच घर मिल जाएगा, लेकिन अब वो महंगे हो गए हैं। तो मैं तो कुछ और सोच के आया था, लेकिन हो कुछ और रहा है। तो मेरे हिसाब से हमें भी प्रोटेस्ट करनी चाहिए। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरे हिसाब से यार जो टाइम्स है ना वो चेंज होते रहते हैं, मतलब रूल्स पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स, कंट्री की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं, तो हमें उससे अडेप्ट करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि 10 साल पहले जो हो रहा था या फिर 5 साल पहले जो हो रहा था उसी हिसाब से अभी भी सारी चीज़ें चलेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यार गवर्नमेंट पूरे तरीके से सही है या फिर जो प्रोटेस्टर्स है वो सही हैं या फिर मैं प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा हूँ। आई डोंट नो क्या सही है क्या गलत है, लेकिन पिछले टाइम में पिछले 5-6 सालों में बहुत सारी इमिग्रेशन कनाडा के अंदर हुई है, तो जो सर्वाइवल जॉब्स हैं वो फुल हो चुकी हैं। अब कनेडियन गवर्नमेंट को या फिर कनाडा को चाहिए स्किल्ड लोग जो दूसरे ऑक्यूपेशंस हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, इन सारी चीज़ों को फुलफिल करना है, तो उनको इस तरीके के लोग चाहिए। शुरू से कनाडा के अंदर क्या रहा है कि अगर आप कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करने के लिए आते हो तो पढ़ाई के बाद सिर्फ एक बार आप अपनी पूरी लाइफ टाइम में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ एक बार, और उसकी कोई एक्सटेंशन वगैरह नहीं होती है, जितना मिला आपका उतना ही रहे। पिछले 1-2 सालों में ये जो PGWP के एक्सटेंशन की टेम्परेरी पॉलिसीज आई हैं ये कोविड की वजह से आई हैं। काफी टाइम तक CEC का ड्रॉ नहीं निकला था, इसकी वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी कि भाई आप 18 महीने के लिए अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सटेंड कर सकते हो। मैनिटोबा के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली 2 सालों के लिए PNP एप्लीकेशंस प्रोसेस नहीं हुई थी, स्टूडेंट्स का वर्क परमिट एक्सपायर होने पे आ गया था, इसलिए अप्रोक्सीमेटली 6700 स्टूडेंट्स का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सटेंड किया गया। तो ये सारी चीजें टेम्परेरी थी, लेकिन परमानेंटली यही रहा है कि भाई एक ही बार आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लाइफ टाइम में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से यार इस साल 2024 में जितने भी लोगों का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है उनको एटलीस्ट एक फेयर चांस जरूर मिलना चाहिए अपनी PR अप्लाई करने का या फिर अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सटेंड करवाने का। गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती है मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं भी सेम बोट के अंदर था एक टाइम पे जब मेरी PR नहीं हुई थी। मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि भाई PR होगी नहीं होगी, क्योंकि भाई इतना टाइम लगाया, पैसा लगाया, बहुत सारे सपने सजाए हैं तो उनको फुलफिल करना है कनाडा के अंदर। तो भाई जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके भी सपने हैं, उनकी भी प्लानिंग थी, उन्होंने भी पैसा लगाया, उन्होंने भी टाइम लगाया, तो उनको भी एटलीस्ट एक चांस तो ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल जेन्युइनली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, जब हमने अपना कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ हमने एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी सबमिट किया था, मतलब SOP। उसके ऊपर हम ये लिखते हैं या फिर कंसल्टेंट हमसे ज़बरदस्ती लिखवाता है कि भाई जब मैं कनाडा के अंदर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद मैं अपनी होम कंट्री में वापस चला जाऊंगा। और अपना कनाडा का स्टडी परमिट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें नीचे एक लाइन लिखी होती है कि मस्ट लीव कनाडा बाय, जो भी स्टडी परमिट की एक्सपायरी डेट है वो लिखी होती है। अगर आप अपनी SOP पे ये लिख देते हो कि भी कनाडा में पढ़ाई करने के बाद मैं अब यहाँ का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करूंगा, फिर PR ले लूंगा, क्योंकि मेरा कनाडा आने का इंटेंशन है यहाँ पे सेटल होना, यहाँ पे अपनी फैमिली को बुलाना, तो भाई मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस है कि आपको कनाडा का स्टूडेंट वीजा नहीं दिया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस हिसाब से यार गवर्नमेंट की कोई भी लायबिलिटी नहीं है कि अगर वो हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए इन्वाइट कर रहे हैं, वीजाज वगैरह दे रहे हैं, तो हमें वो PR या फिर वर्क परमिट भी देंगे। दे आर नॉट लायबल फॉर दैट। और उसके ऊपर से हम भी एंटाइटल्ड नहीं है इन चीज़ों के लिए, हम सिर्फ एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद, पॉइंट्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं तो प्रोसेस से गो थ्रू करके हमारी PR वगैरह हो जाती है। अगर नहीं होती है तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई नाम नहीं आ सकता कि वो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या हिसाब किताब है। तो मतलब दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। एक म्यूचुअल डिसीजन पे आना पड़ेगा गवर्नमेंट को और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनके सपने हैं और उनकी इकोनॉमी है। और यार मेरे ओपिनियन में इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि अगले साल मतलब अक्टूबर 2025 में कनाडा के अंदर होने हैं फेडरल इलेक्शंस, मतलब वो जो प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने वाले इलेक्शंस होते हैं ना, वो होने हैं। और अभी जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है वो अलायंस के साथ बनी हुई है। मतलब पिछले इलेक्शंस के अंदर जो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी है उसको मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स नहीं मिले थे, तो उन्होंने NDP पार्टी वो जो जगमीत सिंह की है उसके साथ अलायंस बनाया था और पावर में आए थे। और इस साल उनकी हालत और भी ज्यादा खराब है। मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स, मेजॉरिटी ऑफ द कनेडियंस को ये लगता है कि भी कनाडा के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे हाउसिंग से रिलेटेड है या फिर जॉब्स वगैरह से रिलेटेड है, जो भी है वो इमिग्रेशन की वजह से है। और करंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने इमिग्रेशन को काफी ज्यादा पुश किया है, बढ़ावा दिया है। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स भी एक रीजन हो सकता है कि इतने सारे पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं, इतने सारे मतलब स्ट्रिक्ट किया जा रहा है ताकि जो वोटर्स हैं उनको खुश किया जा सके, ताकि अगले साल उनको वोट्स मिले। क्योंकि यार देखो पॉलिटिक्स भी रियल चीज़ होती है, सबको अपनी सीट से प्यार होता है।
पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन होता है ना। अब यार सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि एज अ स्टूडेंट अगर आप फ्यूचर में कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो, लाइक सितंबर में या फिर जनवरी 2025 में, या फिर पिछले 2-3 इनटेक में आप कनाडा आए थे और आप कंसर्न्ड हो कि भाई कनाडा के अंदर आपकी पीआर कैसे होगी, क्योंकि भाई आने वाले टाइम में तो चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल होंगी। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले कनाडा के अंदर पीआर लेना काफ़ी ज़्यादा आसान था। मतलब 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लाइक 2005, 2007 या फिर 2010 तक पीआर काफ़ी ईजी होती थी। अगर आप पीआर अप्लाई करते हो तो देर सवेर आपकी फाइल पिक हो जाएगी और इवेंचुअली अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हुए तो आपको आराम से पीआर मिल जाएगी और आप बन जाओगे पक्के कनाडा वाले। फिर 2015 में एक्सप्रेस एंट्री को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से पीआर लेने का हिसाब किताब थोड़ा सा मुश्किल हो गया। सिर्फ वेल क्वालिफाइड लोग ही पीआर लेने के लिए एलिजिबल हो पा रहे थे, जिनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, जॉब वगैरह की हुई है, इंग्लिश अच्छी है, तो उन्हीं को पीआर मिल रही थी। फिर 2020 आते आते जो डिपेंडेंसी है प्रोविंसेस के ऊपर होगी कि भी एक्सप्रेस एंट्री से तो पीआर लेना मुश्किल हो गया, तो अगर आप किसी ऐसी प्रोविंस में चले जाते हो जहां पे पीएनपी इजी है तो आपको आसानी से पीआर मिल जाएगी और आप बन जाओगे पक्के कनाडा वाले। अब 5 सालों के बाद 2025-2024 में जो डिपेंडेंसी है वो आपके स्किल्स के ऊपर, आपके प्रोफेशन के ऊपर आ गई कि किस फील्ड के अंदर आप जॉब करते हो, क्या आपके पास स्किल्स हैं, कनाडा की इकोनॉमी में आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी कनाडा के अंदर इमिग्रेशन हुई है, तो जो बेसिक जॉब्स हैं, जो सर्वाइवल जॉब्स हैं वो फुल है, मतलब उनके लिए काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, We have to focus on those sectors that we think can contribute to help with the population growth. Again, I say healthcare, construction, manufacturing, early childhood education. जो भी इन डिमांड फील्ड्स हैं, आप अलग अलग प्रोविंसेस की वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि हर प्रोविंस के अंदर किस चीज़ की डिमांड है। तो अगर आप उस फील्ड के अंदर काम करते हो तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पीएनपी लेने में, पीआर लेने में। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो तो काम थोड़ा सा औखा है। तो आज के टाइम पे ये सिस्टम हो रखा है, तो प्लीज़ अपनी जो प्लानिंग है उसी हिसाब से करके आना। मैंने काफ़ी बार बोला है, मतलब मेरे हिसाब से तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, अलग अलग प्लान्स बना के होगी भाई आप पीआर कैसे लोगे, क्योंकि कुछ नहीं पता कब क्या चेंज हो जाए, कौन सी पॉलिसी का चेंज आ जाए, यू नेवर नो। तो ये सिस्टम है। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो मैंने कनाडा की पीआर कैसे ली थी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे अरेंज किए थे, तो आप ये राइट और लेफ्ट वाली दोनों वीडियोस चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।